नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मूल अधिकारों के बारे में। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार, जिनके बारे में कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी हमें जानना चाहिए और साथ ही साथ एक भारत का नागरिक होने के लिए भी हमें जानना चाहिए कि हमें कौन कौन से अधिकार हमारे संविधान ने दिए हैं। मूल अधिकार से संबंधित प्रश्न लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, तो हम आज मूल अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि हमारे चैनल आरजे गुरुकुल को जो लोग चैनल पर नए हैं, ऐसे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए देखते हैं मूल अधिकार के बारे में। मूल अधिकार, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि मूल अधिकार जो है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, भाग 3 में। मूल अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, या जिसे हम यूएसए कह सकते हैं। ये प्रश्न आ सकता है कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, जैसे नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए। अनुच्छेद 12 जो थी उसमें राज्य की परिभाषा थी, और अनुच्छेद 13 जो है उसमें न्यायिक समीक्षा के साथ ही संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत था। तो ये मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद तो है, लेकिन इन दो अनुच्छेदों में कोई मूल अधिकार नहीं दिया गया है। अधिकार वास्तव में शुरू होते हैं अनुच्छेद 14 से। तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक पहला अधिकार है 6 अधिकारों में। समानता का अधिकार। यह समानता का अधिकार पहला अधिकार दिया गया है। आइए अनुच्छेद 14 देखें। तो ये 5 अनुच्छेदों में विस्तृत है। ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाई समानता का अधिकार कितने अनुच्छेदों में विस्तृत है, तो हम कहेंगे भाई 5 अनुच्छेदों में। सभी मूल अधिकार 23 अनुच्छेदों में विस्तृत है। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। दो बातें कही गई है इसमें। वह विधि का समान संरक्षण। अब विधि सामान्य अर्थों में इसको हम कानून शब्द ले सकते हैं इसकी जगह। कानून के सामने सभी बराबर होंगे और कानून का सभी को समान संरक्षण मिलेगा, यानी कानून सभी को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करेगा। यह वाक्यांश जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यह प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड 2018 जीके प्रश्न पत्र में, ग्रुप ए में। और विधि का समान संरक्षण ये यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसमें इतनी बात है कि कानून के सामने या विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण ये अनुच्छेद 14 में दिया गया है। अब अनुच्छेद 15 जो है, इसमें कहा गया है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, रंग, मूलवंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं करेगा। तो ये विभेद या भेदभाव जो है वो राज्य की तरफ से भी नहीं किया जाएगा। राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि किसी भी प्रकार से भेदभाव या विभेद जो है वो नहीं हो। अनुच्छेद 15 जो है इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है आयुष्मान खुराना की, आर्टिकल 15 नाम से। थोड़ी विवादास्पद फिल्म भी रही और बड़ी शानदार फिल्म भी है, जो कि समाज में मौजूद जो तरह तरह के भेदभाव उनके बारे में बताती भी है। लेकिन साथ ही साथ में
ये बात भी है कि अनुच्छेद 14 जो 15 में दिया गया कि भाई किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन अनुच्छेद 15(4) ये भी कहता है कि यदि राज्य स्त्रियों और बच्चों हेतु साथ ही साथ में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु प्रावधान कर सकता है, कानून बना सकता है। और ऐसा कानून बनाने में अनुच्छेद 15 की ये भाषा जो है उसे निवारित नहीं करेगी, रोकेगी नहीं। अनुच्छेद 15 जो कह रहा है कि किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, लेकिन स्त्रियों, बच्चों और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कानून बनाया जा सकता है, अनुच्छेद 15(4) ये बात कहता है। महत्वपूर्ण बात यही थी। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, लोक नियोजन में अवसर की समानता कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 16 में। अब ये लोक नियोजन क्या है? इसको हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं भी सरकारी नौकरी या सरकारी पद, अधिकारी, कर्मचारी जो भी हो, इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, अवसर की समानता रहेगी। तो भेदभाव किन आधारों पर नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 15 में जो वर्णित है, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 16(3) ये कहता है कि कोई निवास विषयक योग्यता राज्य जो है वो विहित कर सकता है, राज्य द्वारा कानून बनाकर विहित किया जा सकता है कि भाई राजस्थान के जो मूल निवासी होंगे उसको राजस्थान सरकार की नौकरियों में वरीयता दी जाएगी, किसी भी तरह से आयु सीमा में छूट हो या किसी वर्ग के हिसाब से छूट हो या और किसी तरीके से वो कानून बना करके निवास विषयक उनको फ़ायदा हो। अगर पंजाब के हैं तो पंजाब वालों को फ़ायदा हो, तो ऐसा कानून बनाया जा सकता है राज्य के द्वारा। राज्य से हमारा अभिप्राय अनुच्छेद 12 में है, तो उसमें केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है। अनुच्छेद 16(4) जो है ये लोक नियोजन में या सरकारी नौकरियों में SC मतलब अनुसूचित जाति और ST मतलब अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की बात करता है। ये केवल सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात यहां हो रही है। और जो शिक्षा वगैरह में, शैक्षिक क्षेत्र में जो आरक्षण है वो यहाँ से आ जाएगा, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु 15(4) से। नौकरियों में आरक्षण 16(4) से आ रहा है। और जो संसद और विधानसभाओं में जो आरक्षण है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, वो अनुच्छेद 338 और 338(a) से आएगा। तो अलग अलग स्तर के आरक्षण है। अनुच्छेद 16(4) जो 1 है या A है, उसमें बताया गया है प्रोन्नति में आरक्षण। प्रोन्नति क्या होती है भाई? प्रोन्नति का मतलब प्रमोशन। हम सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि प्रमोशन में आरक्षण। अब ये प्रमोशन में आरक्षण जो है, इसके लिए भी अलग अलग तरह के वाद सुप्रीम कोर्ट में दायर हुए, कई तरह के कानून भी संसद द्वारा बनाए गए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा निर्णय यह है कि प्रोन्नति में आरक्षण सामान्यतः नहीं दिया जाएगा। फिर भी यदि कोई राज्य देना चाहता तो ये अधिकार नहीं है, इस प्रोन्नति में आरक्षण को मूल अधिकार नहीं माना है सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डिसीजन में। और साथ ये भी कहा कि भाई यदि कोई राज्य देना चाहता है तो इसके लिए सबसे पहले उससे सर्वे करवाना पड़ेगा कि भाई राज्य की सेवाओं में किसी खास पद में किन्हीं वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, और उस सर्वे के आधार पर राज्य जो है वो प्रोन्नति में आरक्षण दे सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 14, 15 और 16 मूल अधिकार से संबंधित, अभी समानता का अधिकार चल रहा है उससे संबंधित थे। अब अनुच्छेद 17 के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 17 आपको इतना ही याद रखना है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया, आगे भी पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। सामान्यतः हम इसे छुआछूत कह सकते हैं, अस्पृश्यता को। जो हमारे
भारतीय समाज में प्राचीन समय में जाति आधारित व्यवस्था के कारण से छुआछूत था, तो इसको भारतीय संविधान ने इसका अंत कर दिया है। अब ये जो है संसद के ऊपर है कि तरह तरह के कानून बनाए, तो कई तरह के कानून इस अस्पृश्यता के अंत के लिए बनाए गए हैं। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण विधेयक या अधिनियम जो है वो बनाया गया था, उसके ऊपर 2 साल पहले अभी भारत बंद भी हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कोई इंटरफेयर किया था, उसमें कुछ बदलाव किए थे उससे संबंधित। तो ये हमें इतना याद रखना, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत कर रहा है। इसमें 2 बातें कही गई है। सभी प्रकार की उपाधियों का अंत कर दिया गया, जो कि अंग्रेजों के समय में राय बहादुर, केसरी हिंद, अलग अलग तरह की उपाधियां दी जाती थी अमीर लोगों को या जमींदार लोगों को, शासकों को ये उपाधियां दी जाती थी। तो ये भेदभाव समाप्त करने के लिए सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया। लेकिन एक बात तो ये कही गई है कि सेना और शिक्षा के क्षेत्र में 2 ही क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें उपाधि दी जा सकती है, को छोड़कर सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। तो इन 2 क्षेत्रों में तो उपाधि दी जा सकती है। फिर डॉक्टरेट की उपाधि शिक्षा में दी जा रही, सेना में तरह तरह की उपाधियां, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र इत्यादि दिए जाते हैं। और दूसरी बात यह कि कही गई कि भी उपाधियों का अंत तो 2 को छोड़कर कर दिया गया। 2 तो है सेना और शिक्षा में, लेकिन यदि कोई विदेश से उपाधि प्राप्त करना चाहे तो विदेश से भी कोई भारतीय नागरिक सामान्यतः उपाधि नहीं लेगा। लेकिन यदि कोई मित्र देश है और उसके साथ में हमारे कोई राजनयिक संबंध है, राजनीतिक संबंध है, हमारा मित्र है, और वो हमारे शासकों को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी मंत्री वगैरह को, किसी राजनयिक को उपाधि देना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में उपाधि ली जा सकती है, लेकिन उसके लिए राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी पड़ेगी। सामान्यतः तो उपाधि नहीं लेनी है, अगर लेनी पड़ जाए जरूरी हो तो राष्ट्रपति से मंजूरी प्राप्त करो और उसके बाद में उपाधि ले लो। तो ये राष्ट्रपति से पूर्व स्वीकृति इसको कह सकते हैं, इसको ये प्राप्त करनी पड़ेगी। तो अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, 17 अस्पृश्यता का अंत था, हमारा समानता का अधिकार समाप्त हुआ अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो था। और अब हम देख रहे हैं स्वतंत्रता के अधिकार को, जो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक विस्तृत है। स्वतंत्रता का अधिकार, उन्नीस से 22 तक, मतलब इसमें 4 अनुच्छेद हैं। समानता के अधिकार वाले में 5 अनुच्छेद थे और इसमें 4 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 19 देख लेते हैं, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। 6 प्रकार की, जो मूल संविधान था उसमें 7 प्रकार की थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति रखने की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया, तो अब 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं रह गई है। ध्यान दें, अनुच्छेद 19 में इसके कुछ सब क्लॉज है। अनुच्छेद 19(1), 19(1) क, अनुच्छेद 19(1) ख, 19(1) ग, 19(1) घ, 19(1) अड़, 19(1) छ। आना च चाहिए था, लेकिन च में संपत्ति रखने की स्वतंत्रता जो थी यहाँ पर वो समाप्त कर दी गई, विलोपित कर दी गई 44वें संशोधन 1978 के द्वारा, ये समाप्त कर दी गई थी। तो अब 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं रह गई है। क्या है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि भारत में प्रेस को जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो किसके अंतर्गत है। तो अलग से जो प्रेस की स्वतंत्रता नहीं दी गई है, जैसा कि अमेरिका के संविधान में अलग से प्रेस की स्वतंत्रता पहले संशोधन द्वारा दी गई, लेकिन यहाँ पर एक नागरिक के रूप में एक पत्रकार जो है वो अनुच्छेद 19(1) क का प्रयोग करते हुए भाषण और अभिव्यक्ति का जो अधिकार है, स्वतंत्रता है, उसके द्वारा अपने विचार रखता है या प्रेस में छापता है, समाचार पत्र में या मीडिया में बोलता है। तो यह अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत है। अनुच्छेद 19 ख में
शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण व निरायुध का मतलब बिना हथियार के, अस्त्र शस्त्र के बिना, अस्त्र शस्त्र बिना। वे हथियार लेकर हम कोई सम्मेलन नहीं कर सकते, शांतिपूर्ण हम लोगों को इकट्ठा करके एक सम्मेलन कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 ग कह रहा है कि संघ या समागम या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 घ कह रहा है भारत राज्य क्षेत्र में निर्बाध विचरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 एक ड कह रहा है भारत राज्य क्षेत्र में निवास की स्वतंत्रता, निवास यानी बस जाने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19 एक 6 कह रहा है भारत राज्य क्षेत्र में वृत्ति, आजीविका, रोजगार, व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। देखो, याद रखने के लिए हम एक एक शब्द से याद रख सकते हैं। पहले भाषण दीजिए, किसी भी काम को करने से पहले भाषण देना पड़ेगा। भाषण देने के बाद में एक सम्मेलन बुलाइए, मीटिंग बुलाइए, और मीटिंग बुलाने के बाद उस मीटिंग में तय कर लीजिए कि हमें एक संगठन बनाना है। संगठन, इसकी जगह संगम शब्द भी आ जाता है, समागम शब्द भी आ जाता है, तो 2-3 शब्द आते हैं, तो इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। संगठन बनाना है, संगठन बनाने के बाद में विचरण करने, घूमने के लिए निकल जाना है। कहीं जगह पसंद आ जाए तो वहाँ पर बस भी जाना है या निवास करना है। और जब इतना काम हो गया तो कमाई जरूरी है, तो यहाँ पर रोजगार करना भी जरूरी है। तो इन 6 शब्दों से आप इन 6 के 6 स्वतंत्रताओं को याद रख सकते हैं। अब ये एक्सट्रीम स्वतंत्रता नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये स्वतंत्रताएं जो है वो पूरी तौर पर नागरिकों को दे दी गई है और इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अमेरिका में ऐसी है कि जो भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो एक्सट्रीम है, उस पर किसी भी तरह की कोई भी जो है नियंत्रण या कोई भी कंट्रोल नहीं है। हमारे यहाँ पर, हमारे संविधान में इसके ऊपर कुछ युक्त निर्बंध लगाए गए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं, कंट्रोल किया गया, नियंत्रण किया गया है, जिसके बारे में अनुच्छेद 19(2) जो है वो विचार करता है। अनुच्छेद 19(2) कह रहा है कुछ युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। युक्त का मतलब जो उचित हो, उचित आधार वाले, है ना। युक्त का मतलब हम कर सकते हैं उचित आधार। युक्त प्रतिबंध, निर्बंध भी कहा जाता है, इस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है कि निर्बंध लगाए गए हैं। किन किन आधारों पर? भारत राज्य की अखंडता व संप्रभुता। सबसे पहला आधार तो यह है कि भारत राज्य को कोई तोड़ने का प्रयास करे, एकता में खलल डालने का प्रयास करे, उसके लिए तो वो कोई भाषण से संबंधित नहीं दे सकता। शांति भंग, शांति कोई भंग करना चाहे। मित्र देशों से संबंध, अगर किसी के भाषण देने से मित्र देशों से संबंध खराब होते हैं तो इसके ऊपर भी भाषण देने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। एक शिष्टाचार, मतलब हम गाली गलौच नहीं कर सकते सार्वजनिक रूप से। हम किसी की आलोचना तो कर सकते हैं लेकिन गालियां नहीं बक सकते किसी को। आज के सोशल मीडिया के दौर में गाली सार्वजनिक रूप से देना आम बात हो गई, लेकिन भारतीय संविधान का हम उल्लंघन कर रहे होते हैं, जबकि हम किसी को ट्रोल करते समय में गाली गलौच का प्रयोग करते हैं। तो गाली गलौच का प्रयोग हमें नहीं करना, भारत के संविधान का हमें सम्मान करना है। शिष्टाचार है, लोक व्यवस्था है, वो कानून व्यवस्था या लोक व्यवस्था जो है वो भंग नहीं होनी चाहिए। मान हानि है, किसी की हम बेइज्जती नहीं कर सकते। न्यायालय अवमान है, मतलब कोर्ट
किसी निर्णय के विरुद्ध हम सार्वजनिक रूप से उसकी आलोचना नहीं कर सकते। अपराध उद्दीपन है, किसी को अपराध के लिए हम उकसा नहीं सकते। तो ये कुछ युक्त निर्बंध भी लगाए गए हैं जो स्वतंत्रता है 1901 में दी गई है 6 प्रकार की, 1902 में उसके ऊपर कुछ युक्त निर्बंध लगाए गए हैं। आइए अगला देखते हैं, अनुच्छेद 20। हम स्वतंत्रता के अधिकार को आज पूरा कर देते हैं, अगले वीडियो में आगे के अधिकार देखेंगे। अनुच्छेद 20, अपराध के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तीन प्रकार का संरक्षण ये मिल रहा है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। हमारा मौलिक अधिकार है कि अपराध के लिए 2 सिद्धि के संबंध में किस प्रकार से हमें संरक्षण मिलता है। पहली बात, अपराध के समय किया गया कार्य प्रवृत्त विधि में अपराध ना हो तो किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है। यदि आज कोई काम कर रहा है, कोई कार्य अपराध भी नहीं लिख सकते। किसी कार्य के समय किया गया कार्य, यानी किसी समय में किया गया कार्य प्रवृत्त विधि में उस समय अपराध नहीं था, लेकिन 6 महीने बाद में राज्य ने कानून बनाकर उसको अपराध घोषित कर दिया, तो 6 महीने पहले किया गया कार्य जो है वो अपराध नहीं होगा, वो अपराधी नहीं माना जाएगा। यद्यपि कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनका भूतलक्षी प्रभाव होता है, मतलब कानून आज बना उसका 20 साल पहले से उसका असर हम देखेंगे। जैसे अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि कोई उत्तराधिकार अधिनियम बनाया गया संसद के द्वारा 2005 में, तो उसमें महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया। तो 2005 से शुरू था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इसका भूतलक्षी प्रभाव, इससे पहले का भी अगर कोई मामला होगा तो उसमें भी महिलाओं को जो है उसका शेयर मिलेगा या उत्तराधिकार में जो हिस्सा है, भाग है, वो मिलेगा। तो भूतलक्षी प्रभाव होता है। लेकिन अनुच्छेद 20 क्या कह रहा है कि अगर उस समय में ये भूतलक्षी प्रभाव यहां लागू नहीं होगा, अपराध किया या कोई कार्य किया उस समय अपराध नहीं था, बाद में अपराध विधि बनाकर कानून बनाकर घोषित कर दिया गया, तो उसको उसके लिए अपराधी नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 20 में ही दूसरी बात यह कही जा रही है कि एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं या दंड नहीं दिया जाएगा। अब किसी ने अपराध किया, 2 वर्ष का उसको कारावास हो गया, 2 वर्ष बाद में वापस बाहर निकला, वापस गिरफ्तार करके नहीं तूने अपराध किया है फिर से उसको सजा दी जाए, ऐसा नहीं होगा। और फिर अनुच्छेद 20 में तीसरी बात यह भी कही जा रही है कि स्वयं के विरुद्ध साक्षी बनने के लिए, साक्षी कहा जाता गवाह बनने के लिए, बाध्य नहीं किया जाएगा किसी को। तो ये अनुच्छेद 20 ये बातें कह रहा है। अब अनुच्छेद 21 पर हम आते हैं, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। महत्वपूर्ण इसलिए कि थोड़ी चर्चा करते हैं, देखिए है क्या पहले। अनुच्छेद 21, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसका एक और नाम आता है, कंफ्यूज नहीं होना है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। दोनों एक ही चीजें हैं, शब्दों का हेरफेर है, बाकी कोई फर्क नहीं है। इसमें बात क्या कही गई है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को जीवन व स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा
अब इसमें दो बातें महत्वपूर्ण। पहली बात तो ये कि जब अनुच्छेद 352 लागू होता है, राष्ट्रीय आपात, उस समय में राष्ट्रपति जो है वो मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। कुछ मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, कुछ को कर सकता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार अनुच्छेद 21 वाला मूल अधिकार किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होगा। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि राष्ट्रीय आपात के समय कौन सा मूल अधिकार निलंबित नहीं होता? जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। क्योंकि जब देश में आपातकाल लगा था, जो आंतरिक शांति के नाम पर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय लगाया गया था, लगभग 21 माह का आपातकाल, तो उसमें लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया बिना किसी कारण के। तो जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उनको गिरफ्तार किया गया। और इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस भी था, एडीएम जबलपुर। वर्सेज शिवकांत दुबे, शिवकांत शुक्ला, 1976 का, अप्रैल 1976 का केस था ये। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में उस समय ये माना था कि जो राज्य है वो किसी व्यक्ति के अधिकारों को सीमित कर सकता है, उसकी जीवन को भी छीन सकता है आपातकाल के समय में, और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी छीन सकता है। हालांकि 44वें संविधान संशोधन में इसको हटा दिया गया था, इस निर्णय को पलट दिया गया था एडीएम जबलपुर। और उसके बाद में कई जजों ने यह भी कहा था कि उस समय ये निर्णय गलत हुआ था। जो जज निर्णय देने वाले थे उन्होंने भी कहा कि हमने आपातकाल के समय में ये निर्णय गलत दिया। और इसमें निर्णय देने वाले एक जज थे वाई.वी. चंद्रचूड़। कब निर्णय दिया? 1976 में। संवैधानिक बेंच के सदस्य थे। इनके ही पुत्र डी.वाई. चंद्रचूड़ जो थे, इन्होंने 2017 में कहा कि ये एडीएम जबलपुर वाला निर्णय जो था वो बिल्कुल गलत था। अपने पिता द्वारा दिए गए निर्णय को इन्होंने गलत बताया। हालांकि ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा पहले पलट दिया गया था। तो ये जीवन का अधिकार जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो मूल अधिकार जो है निलंबित होते हैं, राष्ट्रीय आपात के समय में ये निलंबित नहीं होगा। दूसरी बात जो है आपातकाल के समय में इसके ऊपर बड़ी चर्चा चली। अभी फिलहाल यही बात है कि अनुच्छेद 21 जो है उसका बड़ा जो है महत्व अभी भी बना हुआ है। और इसको अलग अलग न्यायिक निर्णयों द्वारा, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, हाई कोर्ट वगैरह द्वारा इसका विस्तार भी किया गया है। केवल जीवन जीने से संबंधित ही नहीं है, गरिमापूर्ण जीवन, साथ ही साथ में स्वच्छ पर्यावरण ये भी प्राप्त होना चाहिए। साथ ही साथ में आजीविका का अधिकार भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया। और भी इसको आगे बढ़ाया गया, त्वरित न्याय को या त्वरित सुनवाई अदालतों में। आवास का अधिकार भी इसमें शामिल किया गया। और अभी जो ताजा जो दिया गया निर्णय था 2017-18 लगभग में, वो था निजता या प्राइवेसी। निजता का अधिकार, संवैधानिक बेंच ने कहा निजता का अधिकार जो जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। आधार मामले पर यह निर्णय दिया तो ये आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, विस्तार होता जा रहा है न्यायिक निर्णयों के द्वारा। तो ये बात थी अनुच्छेद 21 की। साथ ही साथ में 86वें संविधान संशोधन द्वारा (2002) के द्वारा एक नया मूल अधिकार और जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 21A। ये प्रश्न बार बार आता है तो इसको ध्यान में रखना है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। तो ये अनुच्छेद 21A के अंतर्गत ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार दिया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। एक अनुच्छेद स्वतंत्रता वाले में और बच गया, उसको पूरा करते हैं।
अनुच्छेद 22 है। अनुच्छेद 22 बंदीकरण से संरक्षण। वैसे भाषा ये कुछ दशाओं में बंदीकरण से संरक्षण। अब ये संरक्षण किस तरह से दिया गया है? पहली बात, भाई गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या निरुद्ध किए गए व्यक्ति कारण बताना होगा यथाशीघ्र। और साथ ही साथ में इसी बात में यह भी कही गई कि उसको कानूनी सहायता, कानूनी सलाह व सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा। वो अपने वकील से बात कर सकता है और सहायता प्राप्त कर सकता है, सलाह भी ले सकता है, सहायता भी ले सकता है। दूसरी बात यह कही गई, उसको 24 घंटे में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अच्छा, कथन वाला कोई सवाल बन सकता है, इसमें प्रश्न बन सकता है। तो ये 24 घंटे में जो ये यात्रा का समय शामिल नहीं है। वे गिरफ्तार किया, थाने ले गए, थाने ले जाने के बाद में फिर से मजिस्ट्रेट के पास जा रहे हैं, तो इस 24 घंटे में यात्रा का समय जो है इस 24 घंटे में शामिल नहीं है। अब इस 24 घंटे से ज़्यादा यदि हिरासत में रखा गया तो उसको गैर कानूनी या अवैध घोषित किया जाएगा। कुछ लोगों को ये दोनों सुविधाएं प्राप्त नहीं है, कुछ को प्राप्त नहीं है ये सुविधाएं। किन किन को नहीं है? एक तो है शत्रु देश का नागरिक, एक तो इसको प्राप्त नहीं है, और दूसरा है निवारक निरोध अधिनियम में या कानून में निरुद्ध व्यक्ति। तो ये निवारक निरोध अधिनियम या कानून क्या है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। सामान्यतः हम इसको एनएसए भी समझ सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राजद्रोह का केस वगैरह होता है, तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि भाई एनएसए क्या है और किस किस तरह से इसका दुरुपयोग भी सरकारों द्वारा समय समय पर किया गया है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने स्वतंत्रता और समानता के 2 मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार, जो और अधिकार बचे हुए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल आरजे गुरुकुल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।